सलाम आदाब, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। नेशनल डिबेट में आज जो हमारा मुद्दा है वो है कि तालिबानी ज़हनियत जो हिंदुस्तान में बार-बार कहा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो कहा जा रहा है ये तालिबानी ज़हनियत का नतीजा है। तो क्या जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है ये तालिबान से मुतासिर होकर लोग कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं, या फिर खुद हिंदुस्तान में एक ऐसी सोच पाई जाती है जिसे संघी सोच कहते हैं, कुछ लोग कुछ और सोच का नाम देते हैं, उस सोच का नतीजा जिसकी वजह से सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही है। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर जनाब उमाकांत लखेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में। मारूफ एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट मोहतरमा शेबा असलम फहमी साहिबा। इसके अलावा हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे बीजेपी के स्पोक पर्सन अभिजीत जस्टोरिया जी। उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है कनेक्ट होने में, तो बहुत जल्द हमसे वो जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का आज की इस डिबेट में स्वागत है, खैर मकदम है। और सबसे पहले उमाकांत लखेरा जी, आप ही से शुरू करेंगे कि जब ये हमारे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, तो कुछ लोग एक्टिविस्ट सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में भी तालिबानी लोग मौजूद हैं, तालिबान से मुतासिर होकर ये सब चीजें भारत में हो रही है। तो क्या भारत में जो कुछ मॉब लिंचिंग हो रही है, शरपसंदी हो रही है, या इसको आतंकवाद भी कह सकते हैं, वो तालिबान की वजह से है, या कुछ हमारे भारत में ही एक ऐसी सोच पाई जाती है पहले से? नहीं, मैं ऐसा ऐसा नहीं मानता कि ये अगर माइनॉरिटीज पर या कमज़ोर लोगों पर कोई हमले हो रहे हैं तो वो तालिबान के कारण हो रहे हैं। या देखिए, ये कई सालों से, मतलब 5-10 साल से तो चीज़ें हम देख रहे हैं कि जब से माहौल इस तरह से ख़राब हुआ है, धर्म का राजनीतिकीकरण हुआ है, धर्म को वोट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है, तब इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। अभी भी सॉरी है, इको हो रहा है, सेम कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सर मैं वो बोल रहा हूँ वो आपके मेरे का सर वो आपके यहाँ प्रॉब्लम है आपके ऑडियो में, उसको मेरे ख्याल में अब निकाल करके मेरे अब एक मतलब हाँ, सही कर लीजिए दोबारा से। जब तक हम हाँ, शिवाजी से शिवाजी, आप क्या कहेंगे जो कुछ भारत में इस हाँ। वक्त हो रहा अच्छा, है, मॉब हो रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, जो तालिबानी सोच का नतीजा है, या खुद भारत में पहले से सोच पाई जाती है बेगुनाहों को मारने की और खासतौर पर माइनॉरिटीज पर अटैक करने की? बहुत शुक्रिया शम्स साहब इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी इसकी। कि तालिबान की कुल उम्र जो है 25 से 30 साल है। 25 से 30 साल पहले तालिबान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा कोई संगठन नहीं था। लेकिन हमारे भारत में सामाजिक मान्यताओं को ना मानने वाले लोगों के साथ मारने की, उनकी लिंचिंग की घटनाएं जो हैं वो आदिकाल से चली आ रही हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ये बहुत आम होता रहा है। कोई दलित अगर घोड़ी चढ़ गया, या उसने उस कुएं से पानी ले लिया जहाँ से नहीं लेना चाहिए, या वो ऐसे उसने कोई भी ऐसी बात की जो मान्यताओं के विरुद्ध है, दलितों के लिए जो एक निचला बिहेवियर तय किया गया है, अगर उसके विरुद्ध है, तो उनकी लिंचिंग्स की घटनाएं बहुत पहले से आती रही हैं। उसके अलावा परिवार के अंदर ऑनर किलिंग्स, जैसे आप आज देखें कि तालिबान भी महिलाओं को मार देते हैं। पिछली बार हमने देखा था, अभी तो इस बार घटनाएं नहीं आई हैं, लेकिन पिछली बार 95 ऑनवर्ड्स हमने देखा था कि कुछ ऐसी घटनाएं आई थी, बल्कि जब वो जा रहे थे, खासकर उनके हाथ से सत्ता जा रही थी। उसी तरह की घटनाएं भारत में ऑनर किलिंग, अपने पसंद की शादी करने पर, जाति के विरुद्ध शादी करने पर, धर्म के विरुद्ध शादी करने पर, ये ऑनर किलिंग करने का चलन बहुत आम है। और इसमें तमिलनाडु से लेके, केरल से लेके हरियाणा तक पूरी बेल्ट इसमें मुलव्विस है। इसके अलावा आप देखिए कि किसी भी महिला को जो अकेली है, गरीब है, उसको डायन कह के या चुड़ैल कह करके, दौड़ा करके, नंगा करके मारने का, पेड़ से बांध करके पीट पीट के मारने का ये चलन बहुत आम रहा है। जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, आप उसके आंकड़े उठा करके देखिए कि ये सिर्फ भारत में होता है कि महिला को, दलित समाज की महिला को पहले उसको निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमा के और फिर उसको भीड़ तंत्र उसको मारता है। तो और ये इन सब चीजों का तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तालिबान ये नहीं करते हैं। उन्होंने अगर मारा भी है, मान लीजिए, तो किसी की बेइज्जती उस तरह नहीं हुई है कि कपड़े उतारे हो, महिला को उड़िया किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे भारत में जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनका एक हिस्सा है। तो तालिबान की उम्र तो कुल 25-30 साल है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ बहुत पहले से होता आया है। हमारा जातिवादी जो रवैया रहा है, जिसमें एक
ग्रेडेड सोसाइटी का कंसेप्ट है कि वही काम अगर कोई ऊंची जाति का आदमी करेगा तो वो पाप नहीं है, नीची जाति का करेगा, यानी कि कुएं से पानी भरने के लिए, प्यास बुझाने के लिए लोगों की लिंचिंग हो जाती है। आज वो फैल करके माइनॉरिटीज तक पहुंच गया है। तो हम लोगों को बीच में से मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। ये मुद्दा हमारे यहाँ आदिकाल से चला आ रहा है, अभी इसका नेट बढ़ गया है क्योंकि समाज का अपराधीकरण भरा है। समाज में कुछ लोगों को ये एहसास कराया जा रहा है कि ये तुम्हारा दौर आया है, यहाँ तुम कुछ भी करो तुमसे कानून सवाल नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है तुम्हें उसके बदले में इनाम मिले, हार फूल माला मिले, टिकट मिल जाए, तुम्हारी झांकी निकाली जाए। और इस सब की वजह से ये अपराध का एक कल्चर बढ़ा है। 2002 के दंगों के बाद से खासकर ये कल्चर बढ़ा है कि अवाम के कुछ तबकों को क्राइम करने दो, उनका क्रिमिनलाइजेशन होगा तो उससे जो मौजूदा सरकार है वो अपने को मजबूत फील करती है, क्योंकि उनकी ये जो क्रिमिनल्स हैं ये उनके हित में होता है कि ये सरकार बनी रहे जो उनको प्रेशर दे रही है। अगर ये सरकार हट गई तो वो प्रेशर नहीं मिलेगा और फिर उनकी अपराध की फाइलें खुल जाएंगी और ऐसे में उनको सच का सामना और न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक पीपीपी मॉडल है, क्रिमिनल को, प्राइवेट क्रिमिनल को अपने साथ जोड़ करके क्राइम में शामिल कराना, जिससे कि ये क्राइम कल्चर बना रहे। और ये इसका तालिबान से कुछ लेना देना नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं आपको पिछले 50 साल पुराने से लेकर के 30 साल पुराने आंकड़े दे सकती हूँ। बिल्कुल, आगे बात करेंगे इस पर तफसील के साथ। ओमा जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, माइक सही हो गया आपका? जी 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 सर। लेकिन अभी भी हो रहा है, अभी भी को हो रहा है, अभी भी को। मैंने दूसरी तार पे बदल दिया। आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज इधर ठीक ठाक आ रही है हम लोगों को। ओके ओके, हेलो जी, आप देखिए, वो माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। देखिए ऐसा है कि भारत में, इंडिया में ये जो सामंती सोच की जो बात हो रही थी, तो निश्चित रूप से जो सामंती सोच है, सामंती सोच थी, सामंती सोच तो दलितों को उत्पीड़ित करने और जो कमजोर लोग हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि जो माइनॉरिटीज है वो भी कमजोर लोग हैं हमारे समाज के, उनको भी उत्पीड़न करने की घटनाएं हुई है। और ये मुझे तालिबान से जोड़कर इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि पिछले 5-7 सालों में इस तरह का माहौल देश में हुआ है और पहले भी हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले नहीं हुआ है। कांग्रेस के जमाने में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, उस जमाने में भी हुआ है। दलितों को घोड़ी पर चढ़े तो मतलब हमारे जो रग रग में ये चीजें हैं, जो जाति प्रथा। लेकिन ये जो अभी समुदाय के खिलाफ, अब माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत घटनाएं हुई है, बड़ी दुखद घटनाएं हुई है। और ये दुखद घटनाएं एक किस्म से जो वोट पॉलिटिक्स है, उस वोट पॉलिटिक्स का भी ये चीजें हिस्सा रही है। और एक तरह से मैसेज भेजना, मतलब एक को तो लिंचिंग हुआ, उसका मैसेज भेजना दूर दूर तक कि वहां लिंचिंग हुई है तो यहाँ भी होगा। तो इस तरह का माहौल, और सीधी सी बात है कि इस सब का जो चीजें होती है वो मैसेज भेजना होता है लोगों को कि देखिए हम लोग इस तरह का भी कर सकते हैं। और जैसे सब कुछ करो कि ये कोविड आया, कोविड का जो मुझे लग रहा है कि 2020 का जो मार्च अप्रैल का महीना आया, तो कहा गया कि सबको जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, ये कोविड वेव की वजह से भारत में आया है विदेश। लेकिन जो विदेशी भारत में आए थे तो वो कोई बिना पासपोर्ट तो कोई नहीं आया था, वो तो बाकायदा पासपोर्ट पे आए थे और उसी दौरान आए थे। तो ये दुष्प्रचार किया गया और जहर फैलाया गया। हम लोगों ने टेलीविजन में बैठ करके मजम्मत किया, हम लोगों ने कहा कि दुष्प्रचार है। वैसे भी हमने लोगों को बोला देखिए इस तरह का प्रचार गलत है। किसी अब आप इनको पूछो, कि भाई ये बताइए कोविड कौन लेके आया, तो अब ये इनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस सर्च नहीं हुई है, कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई कि आपने टेलीविजन पर लाउड स्पीकर से दुष्प्रचार किए। और उसका नतीजा ये हुआ कि बेकसूर लोग, जो सब्जी बेचने वाले, मूर्ति का काम करने वाले, नाई का काम करने वाले, छोटे मोटा रेहड़ी पट्टी वाले, उनको टारगेट किया गया। ये नए जमाने में हमने देखा कि आप डाइवर्जन करो किसी मुद्दे पर तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रवृत्ति है इंसान की,
ये प्रवृत्ति जो है ये बहुत गलत है। और किसका भी राज, तो सपोज अगर कल दूसरे का शासन आ जाए, किसी पार्टी दूसरी पार्टी की सत्ता आ जाए, तो क्या इस तरह का दुष्प्रचार से क्या देश चलेगा? इस तरह का मीडिया का इस्तेमाल करके एक कम्युनिटी के खिलाफ दुष्प्रचार करके, और आप रेमेडी नहीं ढूंढ रहे, आप ये नहीं ढूंढ रहे कि जो बीमार हो गए हैं उनको अच्छा इलाज मिल जाए, उनको वैक्सीन लग जाए, शुरुआत की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल सर, तो इस पे वो आगे नहीं किया बातचीत गया, रास्ता नहीं तलाशा गया, तलाशने के बजाय इस तरह का दुष्प्रचार करके, ताकि आपकी जो नाकामियां हैं और आप इलाज भी कर पा रहे हैं, आपके पास अस्पताल नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो ये एक चीज है। दूसरा ये कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही है कुछ राज्यों में कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं की हुई कार्रवाई, लेकिन कुछ राज्यों में कार्रवाई के नाम पर लीपापोती हुई है, टारगेटेड लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन बाकी लोगों का कुछ नहीं किया गया है, लोग छुट्टे घूम रहे हैं। तो ये चीज जो प्रवृत्ति जो है मुझे लगता है कि बहुत गलत है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इसको कोई तालिबान, हाँ तालिबान आ गया तो कुछ पार्टियों के लिए जरूर तालिबान का नाम लेकर के जो सरकार के खिलाफ बोले, और जो इंडिपेंडेंट टेक्निकल लोग हैं वो बोले तो उनको बोल दो तालिबानी सोच है। उनको ये नहीं पता कि तालिबानी में इसका क्या लेना देना, इसको तालिबान को आप क्यों यहाँ प्रस्ताव देते बिना बात में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत ध्यान देने की बात है। अगला सवाल आप और जी बिल्कुल, हमारे साथ अभिजीत जस्टोरिया जी हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, जुड़े हैं। आप ही से सवाल होगा कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, आप भी देख रहे होंगे, वीडियोस वायरल हो रही है, तो क्या ये सब जो लोग कर रहे हैं, ज्यादातर को पार्टी का सपोर्ट भी होता है, एक्शन नहीं ले आता है, कई का ताल्लुक बजरंग दल इस तरह के संगठन से है, तो क्या ये सब जो लोग कर रहे हैं ये तालिबान से मुतासिर होकर कर रहे हैं, तालिबान से प्रभावित हैं, या अपनी इनकी एक सोच है जिसकी वजह से सब कर रहे हैं? जस्टोरिया जी। देखिए शमस भाई, ऐसा है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात कर या किसी धर्म विशेष की बात कर अगर आप इस लिंचिंग को पूरी के पूरी किसी एक पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर मैं ऐसी बात करने चाहूँ तो मैं आज आपको सैकड़ों एग्जाम्पल्स ऐसी दे सकता हूँ। क्या हम सब लोगों को गोधरा का वो भूल गया मंजर जिसके अंदर पूरी पूरी ट्रेन के अंदर कितने लोग जला दिए गए थे? क्या वो क्या लिंचिंग नहीं थी? किस हिसाब का वहां पर सिस्टम हुआ था? कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर माइग्रेंट हो गए, कितनी लिंचिंग की गई, वो क्या सबको याद नहीं है? फिर मैं आपसे बात करूं अयूब पंडित की, उनकी तो खुद की ही कम्युनिटी के लोगों ने लिंचिंग करा ली थी। तो कम से कम ऐसी बातें कर अगर आप लोग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो एक मीडिया चैनल चलाते हैं, किसी से इसको रिलेट करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में। और रही बात तालिबान के साथ कोई रिलेट करता है तो कौन रिलेट कर रहा है? आज कांग्रेस के इतने बड़े बड़े लीडर शशि थरूर जैसे वीडियो पे पोस्ट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं लोगों को? और यहाँ पर कई ऐसे लीडर्स हैं और आप ही के सामने समाजवादी पार्टी के मेरे को लगता है कितने बुजुर्ग नेता किस हिसाब की बातें कर रहे हैं, ये आपके सामने नहीं दिख रहा। तालिबान का थ्रेट आप देखें, नहीं आप हो रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, घिसेटा जा रहा है, तो तालिबानी सोच की वजह से खुद भारत में ऐसी सोच है। शिवाजी ने कहा कि कोई पिछले 2014 से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से भारत में ऐसी सोच पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि तालिबानी सोच का नतीजा है, सिर्फ आपकी सरकार इसमें शामिल नहीं है, पिछले जो सरकार रही वो सब इसमें शामिल है। तो ये सोच जो है तालिबान की वजह से भारत में पहले से पाई जाती है। सबसे पहले तो हमारी सरकार तो इस टाइप की किसी चीज को सिरे से निकालती है, हम ना तो उसको इस चीज को हम सिरे से निकालते हैं। लेकिन आपकी बात रही, अगर आप 50-60 साल का इतिहास निकाल कर देंगे तो आपको खुद ही रोना आ जाएगा, जिसमें मैंने अभी गोधरा कश्मीरी पंडित अयूब पंडित की बात कर दी, आपके सामने थे लोगों की बात की, तो वो नाइंसाफियां जो लोगों से होती रही, तब तो किसी ने इसको किसी के साथ कोरिलेट करने की कोशिश नहीं की। अगर आज कोई एक आधी घटना हो जाती है, अगर आप उसको वैसे रिलेट करेंगे तो शायद हमें लगेगा कि आप लोग बायस्ड हैं, एक ही साइड से आप सोच रहे हैं। आज हमें सबका एक दायित्व ये बनता है कि हम लोग मिलकर सबसे पहले तालिबान को निकालें। तालिबान ने जो काम किया है वो इंसानियत के विरुद्ध काम है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से वहां पर अपने ही देश के अंदर लोग इतने खौफजदा हैं उनसे कि क्या हाल उनका हो रहा है, कोई विमान से डायरेक्ट कूद रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, किस हिसाब का एक टेरर फैला के रखा है। तालिबान आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। ये ज्यादा दूर नहीं के टाइप की सोच जहां पर कोई पन पाएगा तो मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। हमें सबसे मिलकर उसको जो है उसका खंडन करना चाहिए, ना कि हम किसी के साथ उसको रिलेट कर ऐसे लोगों को जो की सोच सकते हैं उनको हम बढ़ावा दें। तो मुझे लगता है ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए सबसे पहले। और आज हमें लगता है हमारे भारत का जो देश, हमारा देश जो है ये एक सेक्युलर तार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान वालों की सोच थी कि इस्लामिक कंट्री बनाने की, हमारे हिंदुस्तान में किसी की ऐसी सोच नहीं थी। आज वही जो तार है वही आज हम सबको जोड़कर रखे हुए एक दूसरे के साथ। अगर कोई एक आधा केस होता है, भले वो कोई
भी करता है तो उसकी पहले आप देखें, उसकी सोच देखें, उसे ना हिंदू या मुसलमान के पैरामीटर से ना देखें। वो इंसानियत का दुश्मन है, वो अपने खुदा का भी गुनहगार है और भगवान का भी गुनहगार है। लेकिन अगर आप इसको किसी एक पर्टिकुलर चीज से बात करेंगे तो मुझे लगता है इस देश में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं कि आप सबके सब शर्मसार हो जाएंगे अगर मैं सारी की सारी वो बातें करूंगा। आज हमारे को सबसे बड़ी चैलेंज इस पूरी दुनिया के लिए चुका है, तालिबान बन चुका है, तालिबान की सोच बन चुकी है। हमारे बगल का जो देश है पाकिस्तान, जिसने तालिबान का जो जन्मदाता है, जिसने तालिबान को ट्रेनिंग दी है, आज वो पूरी दुनिया के अंदर इतना जहर फैला चुका है कि आने वाले वक्त में पता नहीं मंजर क्या होगा। अमेरिका तो अपना 26/11 अपना 9/11 का अपना बदला लेने के लिए पहुंच गया अफगानिस्तान में, और जब उनकी दाल ना गली तो वहां से उठ खड़ा हुआ। लेकिन पीछे हम लोगों के लिए इस कॉन्टिनेंट में हमारे वाले, अगर आप एशिया में छोड़े तो क्या छोड़कर जा रहा है हमारे लिए? आज एक खतरा, आज ह्यूमन बम छोटे से बच्चे के साथ बढ़ाकर आपने तालिबान के, आपने अफगानिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर घुसा दिया उसको। उस बच्चे को बेचारे को क्या पता उसके साथ क्या जुड़ा होगा, और जिस तरह से कई सैकड़ों लोगों की लाशें वहां पर गिर गई, इंसानियत शर्मसार हुई थी। तो सबसे बड़ी लिंचिंग है, मुझे लगता है उसकी हमें खंडन करना चाहिए। किसी एक केस को देखकर आप ऐसी बात करेंगे तो बड़ी गलत होगी। इंडिया में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। शिवा जी कुछ कहना चाह रही है, जी बोलिए शिवा जी। देखिए, जसरोटा साहब की बात यहाँ पर जो है कि हमें तालिबानी सोच का जो मुकाबला करने की बात है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उन्होंने कहा कि हमें उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए जो करना है। देखिए, एक तो ये कि भारत जैसा विशाल और मजबूत मुल्क जो है उसको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जो डिफेंस सर्विसेज का परिवार है। मेरे पिताजी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहे हैं, मेरे कजिन्स और भाई वगैरह उसी में हैं, और हम लोग आपस में जब बात करते हैं कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, हम लोग बहुत मजबूत मुल्क है, हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो विषय है वो ये है कि हर तरह के अपराध को, गैर मानवता को, या उस तरह की सोच को, जो पुरातनपंथी सोच है, उसको भारत में मीडिया जिस तरह से तालिबानी कह करके ये प्रस्तुत कर रहा है कि भारत तालिबान से सीख करके इतना क्रूअल हो गया है, इतना अराजक हो गया है। इससे पहले भारत जो है बहुत शांतिपूर्ण जगह थी। तो उससे वो जो टर्मिनोलॉजी का जो सवाल है कि आप ये भाषा के जरिए आप ये परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि भारत पहले ठीक था, तालिबानों का असर हो गया हमारे ऊपर। ये मेरा ख्याल से इस पर बात होनी चाहिए कि भारत पहले क्या था। देखिए, अभी से लेकर के आप पिछले जो हमारी नानी दादियों के जमाने की भी कहानियां, और इसीलिए मैं नहीं कह रही कि बीजेपी के बारे में बात हो, पार्टी से ऊपर उठ के बात होनी चाहिए कि कांग्रेस के जमाना हो या जो भी जमाना हो। आप ये देखिए, काला जादू करने के अपराध में अभी 7 दलितों की लिंचिंग हुई है महाराष्ट्र में इसी महीने। ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। तो ये इस तरह की बातें कि बच्चा चोर किसी को कह दिया, उसको उसकी लिंचिंग कर दी, कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। लेकिन ये जो पत्रकारिता में और विमर्श में भाषा को लेकर के एक चोरी की जा रही है कि अपनी गलती को ऐसे पेश किया जा रहा है कि ये तो हमारी गलती नहीं, हमने अभी अभी सीखा है, पड़ोस में ऐसा हो रहा था तो हम भी बिगड़ गए। ये पड़ोस को देख करके बिगड़ने का मामला है ही नहीं। यहाँ पर मैं अभी जैसे उमाकांत साहब ने बहुत सही कहा कि जो सामंतवादी सोच है, इस शब्द को पर ध्यान देना पड़ेगा कि अपने से कमजोर को दबाना, अपनी मर्जी उस पर लादना, और अगर किसी भी तरह का प्रतिकार करे तो उसकी जान तक ले लेना। यही तो वो सोच है जिसके लिए हम जातिवाद के विरुद्ध खड़े हैं, और इतना बड़ा जो आरक्षण का मुद्दा है उसके पीछे भी यही है। गरीबी नहीं है, गरीबी एक अलग चीज है। तो ये बात समझने की है कि हमें भाषा के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, हमें उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह डिनायल मोड में गए या एक झूठ की परत चढ़ाएंगे तो हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। और अभी देखिए, ड्रेस कोड का, अभी मनसा देवी मंदिर में ड्रेस कोड का सवाल आया कि जीन्स पहने हुई युवतियां जो हैं वो मंदिर में नहीं जाएंगी, उन पर रोक लगा दी गई। फिर खाप पंचायतों ने कई बार फैसला लिया, और इसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं कि लड़कियां जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। तो मैं तो नारी के पक्ष के साथ खड़े होकर के भी ये बात हमेशा आपके चैनल पे भी करती रही हूँ कि इस तरह की जितनी भी सोच है, इसमें बिरादरी पंचायत, खाप पंचायत, और ये सब सदियों पुरानी पंचायतें और व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ। हमें तालिबान की जरूरत नहीं है इंस्पिरेशन लेने के लिए। अच्छे हो या बुरे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना वो हमें बिगाड़ पाएंगे, ना वो हमें डरा पाएंगे। हम उनसे मुक्त होकर के अपने समाज पर विमर्श करें, मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल। उमाकांत जी, भारत में जैसे कि अभी आप कह रहे थे, मोबिल इंटीग्री जस्टोरिया जी ने कहा
कि इसको आप मॉब लिंचिंग नहीं कह सकते हैं या कुछ और चीजें नहीं कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो स्टूडियो जी इस तरह बोल रहे थे वो निकल भी गए, शायद दोबारा जुड़े। नहीं, देखिए, मैं एक बात बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, और मीडिया का किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और पिछले सैटरडे को भारत के जो चीफ जस्टिस रमन्ना है, उन्होंने एक बात बोली, और मैं लोगों को कह रहा हूं कि उनका जो पूरा भाषण है उसकी एक एक लाइन ये बता रही है, ये दर्द बता रही है कि मीडिया का काम है जो सच्चाई है, सच्चाई का विश्लेषण करना और देश के सामने सच्चाई को रखना। दूसरी बात, उनका ये कहना है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोगों को बिना किसी डरे हुए, बिना किसी की परवाह किए हुए अपनी बात बोलनी। और मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि मैं जब किसी से बात करता हूं, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर मैंने और प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे हों, विदेश में पूछे हों या देश के सांसद से पूछे हों, तो मैंने कॉमन आदमी के बिहाफ में सवाल पूछे। मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं होता, चाहे वो मैंने मनमोहन से सवाल पूछे हों, राजीव गांधी से सवाल पूछे हों। सर आप लोग हाथ में पकड़ लीजिए, आपका नीचे जा रहा है तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने कान से निकाल दी आवाज आ रही है, तो जरा सा हाथ में पकड़ लीजिए बोलते वक्त। जी जी, जो यहाँ आपका माइक होता है। तो जो भी जिस भी प्राइम मिनिस्टर से मैंने सवाल पूछे, तो मैंने कोई डर के से नहीं किया, और मैं डरता भी, मुझे किसी प्रभाव नहीं कि मैं कोई सवाल पूछूं और कोई बोले कि साहब ये, तो आई डोंट केयर किसी के बारे में कि मैं क्या सवाल कह रहा हूं। मैं तो सिंपल सा जो सच होगा उसको बोलेंगे। हमारा काम है सवाल पूछना। कोई सिस्टम अगर गलत कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री गलत कर रहा है और नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम पहले व्यक्ति होंगे जो सवाल पूछेगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केरल के सीपीएम के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो। जनता के जो सरोकार हैं, उन सरोकारों पर सवाल पूछना मीडिया का काम है। और आज हो क्या रहा है कि मीडिया जो विकृति है, जिससे समाज में विकृति पैदा हो रही है, वो विकृति के कारण क्या हो रहा है कि कोई सच है तो सच को दो अर्थों में विश्लेषण करके जनता के सामने रखा जा रहा है। जैसे कोई सच है तो उस सच को झूठ साबित करने के लिए एक नया मीडिया, एक पैरेलल मीडिया, एक समानांतर मीडिया खड़ा होता है कि ये झूठ है, ये सच नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगा, पार्लियामेंट देश के सवालों पर चर्चा नहीं करेगी, देश का मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगा और देश का मीडिया किसी से प्रभावित होकर अपनी बात बोलेगा, तो वहां उस देश में डेमोक्रेसी का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। और पड़ा ये नहीं कि नहीं पड़ा। अब ये बताइए कि इमरजेंसी के टाइम पर क्या हुआ? जब कांग्रेस का शासन था और मीडिया का गला घोटा गया, सेंसरशिप लगाई गई, सच को जनता तक पहुंचने से रोका गया और अखबारों के जो एडिटोरियल पेज खाली कर दिए गए, न्यूज सरकार से पूछ के छापनी पड़ गई, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि जनता के जो अधिकार थे सच जानने का, उस पर सीधा हमला हुआ। और सीधा हमला होने की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारा जो लोकतंत्र था, और इस देश को आजाद, इस मुल्क को आजाद करने के लिए सारे धर्म के लोगों ने, जिसमें हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, पारसी थे, कोई धर्म की कोई बात ही नहीं। जब देश की आजादी का आंदोलन था तो धर्म तो मुद्दा था ही नहीं। देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, वो सब ने लड़ाई लड़ी। और आज क्या हालात है, आज धीरे धीरे करके जिस तरह के माहौल है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि जो सरकारें चला रहे हैं, जो हमारी पुलिस की सिस्टम है, पुलिस की व्यवस्था है, जो हमारी गवर्नेंस है, वो
ठीक करने की, उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर वो सेंसिटाइज हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो ऐसा वक्त आएगा कि जिसमें हमारे जो संविधान है, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं, सरकार और पुलिस और आम जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो काम करने लगेगी, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। अभिजीत जी, आप कह रहे थे, आपके यहाँ लाइट भी चली गई, कि मॉब लिंचिंग को किसी चीज को धर्म से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हम उसको धर्म से जोड़कर नहीं देख रहे, लेकिन आप खुद देखिए कि एक शख्स को पकड़ा जाता है, कहा जाता है जबरदस्ती जय श्री राम बोलो। दिल्ली के जंतर मंतर पर नारा लगता है कि जय श्री राम बोलना होगा, भारत में रहना है तो ये सब कहना होगा, और इन सब के खिलाफ कोई खास एक्शन भी नहीं होता। गिरफ्तारी इधर होती है, कल होकर के उनकी जमानत हो जाती है। जिन लोगों का कोई जुर्म नहीं है वो सब 1 सालों से जेल में है, उन पर यूएपीए लगा हुआ है, एनएसए लगा हुआ है। तो जो सारी चीजें हैं रियलिटी, उसी को देखकर सवाल उठता है कि अगर मुसलमान है या ओबीसी है या माइनॉरिटीज से ताल्लुक है तो यूएपीए लग जाता है। इसके अलावा है तो जितना भी बड़ा जुर्म कर ले उसको 2 धाराएं नहीं लगती है, कोई मजबूत केस नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा रुख तो है सामने। देखिए शौंस भाई, ये अगर आपके हिसाब से, अगर आप अपने हिसाब से बात को कहना चाहते हैं तो मैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन तो दूंगा नहीं। ये हिंदुस्तान शायद सबसे बड़ा ही मॉब लिंचिंग का इतिहास में। आप सुन लीजिए ना, आप 2 मिनट, जी आप 2 मिनट पूरी बात सुन लीजिए, शायद आपको मैं समझाने में कामयाब रहूंगा। ये हिंदुस्तान तो मुझे लगता है अगर आप हमारी हिस्ट्री में चला जाए तो सबसे बड़ी लिंचिंग के शिकार हम लोग रहे हैं। बाबर, हुमायूं और इन सब से आप लेकर आ जाइए, क्या करते रहे यहाँ पर, हिंदुस्तान में कौन हुआ करते थे, उसके बाद क्या किया गया। औरंगजेब, अगर आपको याद हो, शायद नहीं याद होगा लोगों को, 125 kg रोज का जनेऊ उतार के तो फिर रोटी खाया करता था। ये बातें आप रहने दीजिए। मैं भी आपको चीज कहना चाहता हूँ कि आप अगर एक किसी बात को कोरिलेट करके सभी के सभी को कटघरे में लाके खड़ा करना चाहते हैं, खैर आपकी मर्जी होगी। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बात कर दी कि हिंदुस्तान के अंदर मीडिया बायस हो गया या मीडिया ऐसे कर रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आज तो वो जमाना चला गया जो कांग्रेस का टाइम था, तब तो शायद न्यूज़पेपर तक या एक आधे न्यूज चैनल तक लोगों का एक्सेस होता था। आजकल तो सोशल मीडिया में एक चीज सबके सामने आ सकती है। आप किसको बचा सकते हैं पीछे, आप किसी को सेफ नहीं कर सकते। और अगर कोई आउट ऑफ चॉइस, अगर कोई किसी के लिए अगर अच्छी बात बोल रहा है, किसी के अच्छे हुए कार्य, किए हुए कार्यों को हाईलाइट कर रहा है, तो उसको आप कहेंगे वो बायस है। क्या हमारे को 2014 के बाद हिंदुस्तान में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है? क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो रहा है? किस तरह एक आम आदमी तक जो है वो हर एक फैसिलिटी गवर्नमेंट की पहुंच गई है। नहीं तो राजीव गांधी का टाइम सबको याद है, जो खुद कहते थे मैं 100 रुपया पहुंचता हूँ, लोगों तक 1 रुपया पहुंचता है। आज अगर पूरे के पूरे पैसे लोगों तक पहुंचते हैं और मीडिया उसकी प्रेस करे तो वो बायस्ड हो गया। ये कौन सी वाली आपकी एक देखने के मापदंड है? देखिए, मैं कह रहा हूं उन दोनों चीजों को आप एक दूसरे से कोरिलेट ना करें। इस समय एक भी मेरी बहन ने बोला जी कि हम तालिबान से नहीं डरते। बिल्कुल, हम तालिबान से कौन डरता है? हमें तो हमारा इतिहास क्या है, जब हिंदुस्तान के जो सरहदें थी अफगानिस्तान के भी पार हुआ करते थे, हरि सिंह नलवा जैसे हमारे शूरवीर हुआ करते थे, जिससे ये तालिबानी उस टाइम शोर नाम रहा होगा। तो रात को जब बच्चा वहां सोता नहीं था तो हरि सिंह नलवा का नाम लेके बच्चों को माएं सुलाया करती थी। ये तो हमारे शूरवीर लोग रहे। हम तालिबान से डरने वाले लोगों में से नहीं है। हम ना तो पाकिस्तान से डरने वाले, हम तो घर पे घुस के मारने वाले लोगों में से। अब ये पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा, जब कुछ भी हो जाता था तो पीछे हाथ बांध दिए जाते थे। अब तो कुछ भी हो तो हम जवाब देना बड़े अच्छे ढंग से जानते हो। हमारे को हमारी शूरवीर सेना पे पूरा यकीन और भरोसा है। और तालिबान कभी हिम्मत भी नहीं करेगा इधर आने की, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और रही बात, हम अपने देश का जरा माहौल बनाने की कोशिश करें। हमारे देश के अंदर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बरगलाने की कोशिश ना करें, वो काम ना करें जो कांग्रेस करती रही। कांग्रेस ने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का वोट अपने जेब में इसीलिए डाला है कि आप लोगों को खतरा है, और आज तक उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कभी इंप्रूव ना कर पाई कांग्रेस। तभी आप देख लीजिए पर्टिकुलर कम्युनिटी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरियों के अंदर या बाकी जगहों के अंदर। कांग्रेस से जरा पूछो, 40-50 साल तो आप इनके माई बाप बने रहे, आज भी आके आप इनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर एक पैसा भी आता है ना तो वो हिंदू के अकाउंट में भी उतना जाता है, मुस्लिम के अकाउंट में भी उतना जाता है। हमारी भाजपा सरकार बायस नहीं है कि सिर्फ हिंदू के अकाउंट में पैसे डालो और मुसलमानों के अकाउंट में ना डालो। उज्ज्वला स्कीम में अगर सिलेंडर दिए गए तो हिंदू महिलाओं को भी मिले और मुस्लिम महिलाओं को भी मिले। कितनी भी जीटीबी स्कीमें हैं सबको बराबर दी जा रही हैं। तो कहां से आप भाजपा के खिलाफ बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ की बात किस दौर में करता है तो वो बड़ा बायस्ड और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह का नेतृत्व आज हमें मिला नरेंद्र मोदी जी के रूप में, पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, सिर्फ हम ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ से चंद लोग हैं जो पता नहीं किस कारण क्यों इतने बायस्ड हैं ऐसी बात करने के लिए। एक घटना को आप हर एक चीज के साथ अगर कोरिलेट करके करना शुरू हो जाएंगे तो मैं पूरी हिस्ट्री की परतें आपके सामने खोल के रख दूंगा। आपको खुद दुख होगा कि क्या क्या हुआ था हमारे हिंदुस्तान के साथ। अब तो लोगों को इंसाफ मिल रहा है, हकदार को हक मिल रहा है,
तो प्लीज इस चीज की अगर आप सराहना नहीं कर सकते तो कम से कम छोटी मोटी घटनाओं को लेकर आप किसी चीज की, मुझे लगता है कि उसका डिफेमेशन करने का आपको कोई हक नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे अहम है सारी स्कीमों के साथ। और शिवाजी, क्या जब जो लोग जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लगातार बेगुनाहों को मार रहे हैं, क्या ये सब कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? कांग्रेस वर्गला रही है, कांग्रेस ये सब साजिश कर रही है बीजेपी के खिलाफ? देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि हम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उसमें कोई भी ना कांग्रेस का प्रवक्ता है ना समर्थक है। हालांकि बीजेपी से अभिजीत साहब मौजूद हैं, आपको बैलेंस कर लेना चाहिए था। कांग्रेस के साथी को बुलाते हैं आप तो वो इनका जवाब बेहतर देते। हमें तो कांग्रेस से कोई खास हमने इनको पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से नहीं बुलाया है कि दानिश्वर तज्जा निगार के हैसियत से बुलाया है। बहुत अच्छी बात है, पार्टी की बात रख रहे हैं सर, तो इनका मसला है। क्योंकि अभिजीत साहब का इस वक्त एक सियासी रोल है और वो अपनी पार्टी का वो देखते हैं, तो वो जाहिर है वो बात कर रहे हैं। मुझे इससे कोई एतराज नहीं, सिवाय इसके कि वो जो बातें कह रहे हैं वो हम पर लागू नहीं होती, क्योंकि हम तो कांग्रेस के लिए भी उतने ही क्रिटिकल हैं और हम कांग्रेस के वोटर भी नहीं है। पर्सनली मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे तो इससे मतलब नहीं कि कांग्रेस का क्या है। हम तो पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल की बातें कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, अपराध का जो कल्चर है, अगर आज वो हो रहा है तो उसको हम व्हाट अबाउटरी से कि व्हाट अबाउट 10 इयर्स बैक, व्हाट अबाउट 15 इयर्स बैक, हम इससे हल नहीं कर सकते। आज के समय में बहुत अफसोसनाक बात है कि भारत के बारे में जो विदेशों में अखबार में हेडलाइंस छप रही हैं उसमें लिंचिंग का खास जिक्र हो रहा है। और हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है जब विदेश में बसे हुए हमारे भारतीय लोग हमसे कहते हैं हमें आपकी बड़ी चिंता है, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। एक जवाब और इसी में मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, तो हमें 1 मिनट आपको रोकना, बड़ी शर्म होती है। अभिजीत साहब, आपकी बात जरूर कर लीजिएगा। मैं नहीं, आपकी बीच में एक बात, एक बात में बीच में एक बात रोक सकते, जरूर आप बोलिए, आपकी जवाब बोलिए प्लीज। हमने आपको नहीं रोका था, आप बीच में मत टोकिए। जी बोलिए। तो जब विदेश से हमारे भारत के ही लोग, हमें हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त जो यहाँ से चले गए, जब वो कहते हैं हमें आपके लिए बड़ी चिंता है, आप लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, इतनी लिंचिंग्स हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, कानून नहीं ला रही है, या पुलिस सही एक्शन नहीं ले रही है, या ऐसे लोग छूट जा रहे हैं, तो होता क्या है कि हमें वाकई शर्मिंदगी होती है कि आज हमारा देश इस तरह से जाना जा रहा है जहां कमजोरों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और अक़लियतें असुरक्षित हैं। ये एक ग्लोबल दुनिया है। आज भारत के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सारी दुनिया में बसे हुए हैं। 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक में इसी भारत के लोग मिलजुल करके भारतीय पहचान के साथ जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। उन सब लोगों के लिए भी, और देखिए आज हो सकता है जो लोग लिंच मॉब बन करके टहल रहे हो सकता है कल को उनका खुद का छोटा भाई या उनका बेटा कल किसी सऊदी अरब में या दुबई में नौकरी करने गया हुआ होगा, और वो वहां पर वो नफरत की बातें जो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं, जिस तरह के नारे लगाते हैं कि मुसलमानों को काट दो, जंतर मंतर पे ये नारे लगाते हैं, वो वहां पर उसके लिए उसको शर्मिंदगी होगी कि मेरे बड़े भाई ने या पिता ने कभी ये किया था। तीसरी बात ये है कि देखिए, एक ऐसा दौर आया है कि जिसमें जो मैं भाजपा के अंदर जो चल रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वहां ये चल रहा है कि जो जितना ज्यादा जबान से बदतमीजी और गंदगी कर सकता है वो उतनी जल्दी सामने आ जाता है। वहां पर जो सब भी लोग हैं, जो अभिजीत साहब जैसे लोग हैं जिनके पास भाषा भी है, सलीका भी है कहने का, वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन कोई एक बेहुदा गुंडा आगे आ जाएगा और उसको चांस मिल जाएगा। जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा कि अपनी ही पार्टी के अंदर सब भी दिखने वाले, अब जवाब ले लीजिए। अगर उनको ये डिबेट इतनी लंबी हो जाएगी, आप जवाब ले लीजिए। बदतमीज लोग ही सामने आएंगे और ये एक होड़ भाजपा की इस वक्त चल रही है, इसको मानना पड़ेगा। जी अभिजीत जी, चले मैं मैं इनको संक्षेप में जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम को इतना लंबा खींचेगा तो शायद लोग देखेंगे भी नहीं। सबसे पहली बात ये आ गई कि भाजपा मुझे लगती है सबसे बड़ी एक कल्चरल हमारे पास एक धरोहर है। यहाँ पर हमारे जो नेता हैं बड़े पूजनीय हैं और अपनी मेहनत के कारण जो है वहां पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है ना, कहाँ पर वो एक साधु और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपना मुकाम आप जिस अभिजीत जी आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से बोलिएगा जो कुछ बोला आपने अभी। आवाज नहीं आ रही अभिजीत जी। हेलो, हाँ अब बोलिए। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ शुरू से बोलिए। तो ये शायद
देखें, ये मैं इनको ये कह रहा था कि आप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी आगे इंसान आता है अपनी मेहनत से आगे पहुंचता है। माननीय नरेंद्र जी मोदी जी उसकी एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जो कहां से एक चाय बनाने से वाले से उठकर और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कम से कम अगर किसी चीज का आपको नॉलेज ना है तो हमारी पार्टी के खिलाफ ऐसी बात आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। ये कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है जहां पर अगर किसी का बाप दादा कुछ था तो वही आगे बनेंगे। और रही बात कौन आगे कब पहुंचेगा, ये वहां पर लोग बैठे हैं देखने के लिए। आप कम से कम इसकी नसीहत ना ही दे तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। अब अगर दूसरी बात कहें कि ये जो फॉरेन के मीडिया की आपने एग्जांपल दे दी, जो बातें हमारे खिलाफ करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में पिछले दिनों जो हमारे जब कोरोना क्राइसिस हुआ तो किस तरह के उन्होंने फ्रंट पेज में अपने न्यूज़पेपर में किस तरह की खबरें छापी थी। देखिए, कहीं ना कहीं ये कारण यही रहता है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो ला के फॉरेन मीडिया को उन चंद जगहों पर लेकर जा रहे थे जहां पर कहीं पर प्रॉब्लम थी। कोरोना का जब काल आया तो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज के कुत्ते लग गए। आज आप बात कर रहे हैं हेल्थ स्ट्रक्चर की, अभी इन्होंने कहा था एक और जो हमारे साथ बैठे कि हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करें। अरे कौन सा देश है जहां पर 1 करोड़ की वैक्सीनेशन एक दिन में लग रही है, बता दीजिए जरा। अगर आप सराहना नहीं कर सकते तो कम से कम ना करें, बताएं जरा मुफ्त की वैक्सीन कहां लगती है, किस देश ने लगाई आज तक 1 करोड़ की मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी भारत जैसे देश में जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे क्या रहा हुआ है। तो आप लोग पता नहीं क्यों बात होकर एक ही आंख से देखते हैं। अल्लाह मियां ने, भगवान ने आपको दोनों आवाज कट गई जसरोटिया जी। हेलो, बस ये सिलसिला खत्म करेंगे कि आखिरी सवाल यहाँ पर कोई आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी। उमा जी, सारे क्वेश्चन बीजेपी से क्यों होते? देश की जो सूरत हाल है, फिरका परस्ती, मॉब लिंचिंग, ये पिछले 70 सालों से हो रही है। फिर सारे क्वेश्चन हम लोग बीजेपी पे आके करते हैं कि 2014 से देश का माहौल खराब है, 2014 से माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है। ऐसा क्यों? कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों की हुकूमत पर क्यों सवाल नहीं उठाए जाते हैं? क्योंकि पुराना जो सिलसिला आ रहा है, बीजेपी ने कोई नया शुरू नहीं किया, पिछले 70 सालों से मुल्क का माहौल खराब है। देखिए, देश में किसी भी कंट्री में अगर हम अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी नंबर 1 बात, और वो भी दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब रिलीजन स्टेट का, सरकार का एजेंडा का हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा रिलीजन भी हो जाएगा, तो और धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जब आप वोट मांगने का एक कैंपेन शुरू करेंगे तो ये सारी समस्याएं वहां खड़ी होती है। तब उस डेमोक्रेसी में, तब उस लोकतंत्र में रोजी रोटी, बेरोजगारी, बेकारी, भूख, गरीबी, बेघर लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। तो धर्म एक ऐसी चीज है, रिलीजन एक ऐसी चीज है कि जब जो सारी चीजों पर पर्दा डाल देती है। आज हालत क्या है कि हमारी पार्लियामेंट में, हमारी विधानसभाओं में देश के जो जमीनी हालात हैं, देश के जमीनी, देश तरक्की कैसे करता है, देश शिक्षा से तरक्की करता है, रोजगार के अवसरों से तरक्की करता है, ये तो कहीं है नहीं। तो इस पर जब चर्चा नहीं होगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मीडिया का काम सवाल पूछना कि सिर्फ बीजेपी पर सवाल होता है कि 2014 के बाद से देश में फिरका परस्ती है, वो तो पिछले 70 सालों से हो रहा है, कांग्रेस के दौर में हुआ, पिछली सरकारों में भी हुआ। तो फिर सवाल सिर्फ बीजेपी पर क्यों होता है? पिछली सरकारों से क्यों इसका हिसाब नहीं लिया जाता है? शिवाजी, आप पहले जस्टोरिया जी आपको जवाब दे रहे थे, आपकी आवाज कर गए थे आखिर में, अगर कुछ कहना बाकी रह गया। देखें, मैंने जो उनको कहा कि मैंने इनको ये कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा, आज अगर भारत एक इतनी बड़ी पावर बनकर उभर रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे आगे पीछे के देश है उनको किसी भी एंगल से सूट नहीं कर रहा। जो भी ये जो प्रोपोगंडा होता है पूरी की पूरी दुनिया में और वर्ल्ड मीडिया को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, इसका एक पर्टिकुलर कारण रहता है। मुझे नहीं पता किसको खौफ लगता है, कौन से मुसलमान को हिंदुस्तान में खौफ लगता है। सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं सेफ है तो हिंदुस्तान में सेफ है, और हिंदुस्तान का मुसलमान आज एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। मुझे लगता है पता नहीं क्यों चंद लोग उनको भी बरगलाने में लगे हुए हैं। मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान के अंदर चंद नेताओं को छोड़िए, शशि थरूर जैसे नेताओं को जिन्होंने तालिबान की सपोर्ट की होगी, या चंद आप समाजवादी पार्टी के उन लोगों को छोड़िए, वरना एक आम मुसलमान ने कब तालिबान की सपोर्ट की? किसी का आपने सुना कोई भी बयान?
क्योंकि उनको बड़े भले ढंग से पता है कि क्या है क्या नहीं। वो आगे आकर वो लोग आगे आना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग, देखिए वो लोग आगे के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लिया है, बल्कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में दहशतगर्दी से नाम खारिज कर दिया गया है। इशारों में बातचीत हो रही है, भारत सरकार के अफसरान मिल रहे हैं दोहा कतर में। तो ये कैसे कह देंगे तालिबान को सपोर्ट करे? सरकार तो खुद इस तरह से एक मूड बना रही है तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए। देखें, पहली बात शमश भाई, पहली बात तो अभी हमारे कितने से लोग वहां पर हैं, अभी आपको बड़े ढंग से पता है। दूसरी बात है कि ये इंटरनेशनल पॉलिसीज होती है जिसको वेट एंड वॉच किया जाता है। तो एक तरफ से आप देख लीजिए, रशिया और पाकिस्तान, रशिया जो है वो भी अब आगे अपने कदम बढ़ाना शुरू हो गया। चाइना की आड़ लेकर पाकिस्तान चाइना की आड़ लेकर वो किस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है हम चारों के बस में नहीं है यहाँ पर इस चीजें देखना। और बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं। देखिए, जब आप खुद सरकार फॉरेन पॉलिसी के वजह से मजबूर है बातचीत करने को, रिश्ते सुधारने को, तो अगर कोई दूसरा लिख रहा है, बोल रहा है, तो उसको ही तो नहीं कहा जा सकता ना कि तालिबानी। शिवा जी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात में कमल कीजिए, फिर खत्म करेंगे, टाइम काफी हो गया। जी देखिए, ये जो पूरे डिबेट को ये इस तरह से देखना कि ये भाजपा के खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये बात अभिजीत साहब की बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई अपराध नया नहीं पैदा हुआ है जो बीजेपी की सरकार आने के बाद पैदा हो गया। ये बात तो मैं हर शो में कहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप यहाँ से इसको देखिए, 84 हुआ, ठीक है, अक़लियतों के खिलाफ एक खास विचारधारा के लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया। उसके बाद 2002 हुआ, अक़लियतों के खिलाफ एक खास विचारधारा के लोगों ने जुल्म किया। उसके बाद 84 के बाद 92 हुआ, 2002 हुआ, 2013 हुआ, फिर दिल्ली में 2000 हुआ। हर 10-8 साल में इस देश में माइनॉरिटी के खिलाफ एक बड़ा हमला होता है और करने वाला गिरोह एक ही होता है। अगर उनको सजा मिल रही होती, अगर 84 में मिली होती सजा, तो 92 में लोग सतर्क रहते हैं कि ये अपराध हम नहीं कर सकते, मॉब बन करके हम किसी भी बेगुनाह को जलते हुए टायर पे नहीं फेंक सकते या उसकी गर्दन में हाथ पैर बांध के टायर नहीं डाल सकते जलता हुआ। ये जो परेशानी है, और फिर कंधमाल को भी आप भूल नहीं सकते जो कंधमाल में हुआ। ये जो परेशानी है, इसके लिए हमें तालिबान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी अपने यहाँ से उपजी हुई परेशानी है, ये इंसाफ की कमी की परेशानी है। अगर इंसाफ मिला होता, और उसमें भी इंसाफ मिला होता जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, कि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा है, उसी वक्त उन्हीं के साथ पता नहीं हजारों मुसलमान कश्मीरियों ने भी कश्मीर छोड़ा था, क्योंकि वो भारत के पक्ष की बात कर रहे थे। और उन्हें भी वो उसके लिए, और कितने कत्ल हुए, कितने बड़े बड़े नामों का कत्ल हुआ है उसी दौर में, मुसलमानों का भी, कश्मीरी मुसलमानों का भी। मेरा यही सवाल है कि अपराधी को अपराध से देखिए, उसके धर्म से मत देखिए। और अपराध करने वाले लोगों को अगर आपने एक बार छोड़ा तो उनका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। इस समय क्योंकि सरकार जो है उसी से सवाल किया जाता है, तो हम उसी सरकार से सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज का भारत हमें बेहतर बनाना है। पिछला भारत उतना बेहतर नहीं था, हम समय में आगे बढ़ेंगे, हम उसको बेहतर बनाएंगे। इसमें क्या शर्म है कि आज के भारत पर हम आज चर्चा करें? हम आज के भारत पर 20 साल पुरानी चर्चा क्यों करें? उससे हमें क्या निकलेगा? तो ये एक अपने आप को डिनायल मोड में जाने की या सवाल से बचने की जो कवायद होती है, मुझे इससे एतराज है। हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा यही मुद्दा था कि हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग हो रही है। एक मिनट, लास्ट शमस भाई, लास्ट कमेंट। मेरी बहन ने हर एक चीज की एग्जांपल दी, लेकिन मुझे लगता है लेटेस्ट इन्होंने पता नहीं क्यों इतनी बहस होकर हर बात कर रही थी। इन्होंने पालघर के साधुओं का कहीं उनकी लिंचिंग का कहीं इन्होंने बयान नहीं दिया, नाम भी नहीं, आपने नाम भी नहीं लिया आपने उनका। पता नहीं आप इतनी बहस क्यों है। आपने टीएमसी के जो वहां पर वेस्ट बंगाल में हुआ उसका भी आपने कहीं नाम नहीं लिया। बाकी मैं आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जहां तक रही बात इन सब चीजों की, आप घटनाएं और ये सब का आंकड़ा उठा के देख लीजिए किस तरह से, अगर आप यूपी की बात कर लीजिए, बाकी जगहों की, किस तरह से जो आंकड़े हैं वो किस तरह से इनकी गुंडा बदमाशी और इनके अंदर किस तरह से गिरावट आई है पहले से। अब वो पुराना वाला टाइम दिन ब दिन जो है इंप्रूव होता जा रहा है। एक आधी एग्जाम्पल को कोट कर सभी को, डोंट पेंट ऑल द पीपल विद द सेम ब्रश, को थोड़ा सा आप जरा चेंज करें। मुझे लगता है कि हम लोग बड़े समझदार लोग हैं, बड़े हमारे पर एक जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमें शमस भाई ने बुलाया है, तो हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हम
लोगों को जोड़े, ना कि हम लोगों को तोड़े आपस में। बस यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यही सबकी मांग है कि लोगों को जोड़ा जाए, नफरत को खत्म करके मोहब्बत फैलाई जाए, कोई इस तरह का वाकया सामने न आए। बहरहाल हम आज का हमारा ही मुद्दा था कि जो हमारे मुल्क में मॉब लिंचिंग हो रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, क्या यह तालिबानी सोच का नतीजा है या खुद भारत में कैसी सोच पनप रही है जिसको खत्म करने की जरूरत है देश की? जी, सिर्फ इतना कहना है कि पालघर पर भी हम लोगों ने शो किया, उसके खिलाफ भी, और उस साधु चले आज आप नहीं ना बोले मैडम, आज नहीं बोले ना आप, आज आप पता नहीं क्यों, आज अगर आप बोल देती तो शायद मुझे लगता कि आप बड़ी जस्टिफाइड बात कर रही हैं। इंडिया के सदर और वरिष्ठ पत्रकार जनाब उमाकांत लखेड़ा जी, हमारे साथ थी मशहूर एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट शीबा असलम फहमी जी, और हमारे साथ थे बीजेपी के स्पोक पर्सन और मारूफ नेता दानिश्वर जनाब अभिजीत जसरोटिया जी। आप सभी का शुक्रिया कि आप सबने हमें ज्वाइन किया। हमें जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और दीगर जगहों पर, आप हम लोगों की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी क्या सोच है हमारे दानिश्वरान की राय के बारे में, अपनी राय जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।